हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन सेशन में। देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वैदिक ईरा पढ़ रहे थे और वैदिक ईरा में हम लोगों ने क्या देख लिया था कि वैदिक ईरा यानी आर्यन जो लोग थे वो कहाँ से कहाँ तक फैले थे। ठीक है, उनकी खासियत क्या थी, मंडलों के बारे में पढ़ा था। 10 मंडल थे, किस मंडल में क्या बात है, सभी बातें देखी थी। ऋग्वैदिक लोग रहते कहाँ थे, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था। उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उनका याद रखें थोड़ा सा। राजतंत्र आ गया था, राजा आ गया था, लेकिन राजा का बेटा राजा नहीं था। राजा का चुनाव किया जाता था, यानी गणराज्य था। ठीक है, रिपब्लिक सिस्टम था, राजा का चुनाव होता था। और इस बात को याद रखेंगे कि जब हम लेटर वैदिक ईरा पढ़ रहे हैं, जब हम लेटर वैदिक ईरा पढ़ेंगे तो लेटर वैदिक ईरा के अंदर यानी उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि जो ये राजा है ये आनुवांशिक हो जाएगा, ये हेरिडिटरी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इसको हम एक एक करके समझेंगे। वजह है हर चीज के पीछे। 4 एडवाइजरी काउंसिल होती थी, सभा, समिति, गण और विदत। गण का कार्य कहीं पे भी मेंशन नहीं है। सभा क्या थी, जो बुजुर्ग लोग थे उनका ग्रुप था। समिति सभी लोगों का ग्रुप था। और जो विदत था वो आपकी आर्मी काउंसिल थी। कहाँ पे किसको क्या अटैक करना है वो सब चीजें ये आर्मी काउंसिल बताती थी। महिलाओं को भी सभा और समिति में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार था। बाली आपका एक वॉलेंट्री टैक्स था, जो भी इंसान कमाता था उसका कुछ हिस्सा राजा को देता था, ताकि राजा हमारी प्रोटेक्शन कर सके, हमारी सुरक्षा कर सके। तो ये इच्छित कर था, मैंडेटरी नहीं था, वॉलेंट्री कर था। आप देखोगे यही कर जब हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि राजा ने अपनी कोई परमानेंट आर्मी नहीं रखी। अभी साम्राज्यवाद जैसी कोई भी बातें राजा के दिमाग में नहीं है कि मुझे मेरा साम्राज्य बढ़ाना है, ऐसा वो नहीं सोचता। काव को सिंबल ऑफ पावर मान रहे थे। जितनी ज्यादा गाय किसी के पास उतना ज्यादा उसके पास पावर थी। गोप्ता जनस्य ये राजा की एक उपाधि होती थी, जिसका अर्थ था कबीले के संरक्षक। गाय को वैदिक काल में बिल्कुल ना मरने योग्य कहते थे, यानी अघन्या कहते थे। इकोनॉमिक सिस्टम में हमने देखा पशुपालन इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। आप देखोगे उत्तर वैदिक काल में यही प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या बन जाएगा, एग्रीकल्चर, और सेकेंडरी में पशुपालन आ जाएंगे। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, प्राइमरी है पशुपालन और सेकेंडरी क्या है, एग्रीकल्चर। ठीक है, बार्टर सिस्टम चलता था। उत्तर वैदिक में ये करेंसी सिस्टम में चेंज हो जाएगा। लोहे का यूज अभी नहीं होता, उत्तर वैदिक काल में लोहे का यूज होने लग जाएगा। सोशल सिस्टम में हमने देखा पितृसत्तात्मक सब चीजें हैं, क्योंकि युद्ध वगैरह शुरू हो चुके थे, पैट्रियार्की है। ठीक है, धर्म को हम सिर्फ समाज के अंदर कोई मटेरियलिस्टिक चीज को पाने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। धर्म का यूज हम समाज में शांति स्थापित करने के लिए, कि लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे के बीच में हार्मनी बढ़ाएंगे, सिर्फ इस तरीके से हम धर्म का प्रयोग कर रहे थे। बेसिक यूनिट कुल है, कुल से फिर क्या बनता है, कुल से ग्राम बनता है, ग्राम से विश्व बनता है, विश्व से जन बनता है, जन से फिर जाके कहीं राष्ट्र बन रहा था। यही यूनिट आपकी लेटर वैदिक काल में भी रहेगी। अभी वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन कार्य के आधार पे। जाति पाति अभी कुछ नहीं है, वर्ण व्यवस्था कार्य के आधार पे थी। और चाहे कोई किसी भी वर्ण का था, सब लोग इकट्ठे रह रहे थे। एक स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी ना कि मैं कवि हूं यानी मैं ब्राह्मण हूं, माँ अनाज पीसती है यानी वो शूद्र जाति की है, पिता वैद्य है यानी वो वैश्य जाति के है, परंतु हम साथ रहते हैं। यानी सिर्फ काम के आधार पे वर्णों की व्याख्या की गई थी। गोत्र किसको कह रहे थे, जहां पे गायें एक साथ रखी जाती थी। महिलाओं की स्थिति काफी सम्मानजनक थी। यही महिला की स्थिति उत्तर वैदिक काल में जाके बहुत बेकार हो जाएगी। लैंगिक विषमता थी, यानी कि नहीं थी, जेंडर इनइक्वालिटी नहीं थी। महिलाएं सभा समिति में भाग ले रही थी, शिक्षा का अधिकार था, उनका नियोग प्रथा थी, और आभूषण भी लोग वहां पे पहनते थे। अब हमें धार्मिक व्यवस्था पढ़नी है, रिलीजियस सिस्टम कैसा था। याद रखेंगे, रिलीजन को हम कोई भौतिक समृद्धि के उद्देश्य से नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, कोई उद्देश्य नहीं है हमारा भौतिक समृद्धि। पूजा प्रार्थना का उद्देश्य भौतिक समृद्धि नहीं था। ठीक है, भौतिक समृद्धि पूजा प्रार्थना का उद्देश्य नहीं था। एक मिनट एस्पिरेंट्स, मैं एक बार पेन ले लूं, पेन चूज कर लूं। तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए धर्म का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि अभी ब्राह्मण वगैरह जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आए हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि ब्राह्मणों का राज देखा जाएगा, और फिर वही ब्राह्मण राज समाज में कुरीतियों को लेके आएंगे। ठीक है, तो धार्मिक व्यवस्था हम देखेंगे भौतिक समृद्धि के लिए नहीं होगा, भौतिक समृद्धि के लिए नहीं होगा। बहुदेववाद आ चुका है। बहुदेववाद मतलब मल्टीथिस्ट, एक से ज्यादा भगवान की पूजा होने लगी है। इंद्र को प्रमुख देवता मानने लगे हैं, उसको पुरंदर के नाम से जानते हैं, यानी फोर्ट ब्रेकर के नाम से जानते हैं, काफी शक्तिशाली भगवान के नाम से जानते हैं।
लगभग ऋग्वेद में 250 बार इनका वर्णन है। ऋग्वेद काल पढ़ रहे हैं हम ये पूरा। इंद्रदेव का वर्णन लगभग 250 बार है ऋग्वेद के अंदर। अग्नि को दूसरा प्रमुख भगवान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अग्नि जो है वो इंसान के बीच में और भगवान के बीच में मध्यस्थ का काम करता है, यानी मीडिएटर का काम करता है। वरुण को जल देवता कहते हैं, जिनका जिक्र लगभग 30 बार है। इनका जिक्र ऋग्वेद में 30 बार है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट भगवान कौन मान रहे हैं? इंद्र। इंद्र के बाद अग्नि, अग्नि के बाद वरुण, वरुण के बाद पूषण। पूषण कौन थे? पशुओं के देवता। उषा किसको कहते थे? सुबह की देवी, यानी मॉर्निंग गॉडेस। ठीक है, सुबह की देवी उषा। पूजा की विधि कैसी थी? प्रार्थना करते थे और हवन या यज्ञ करते थे। ठीक है, कर्मकांड व आडंबर नहीं थे। कर्मकांड किसको कहते हैं? कि ऐसा हो गया तो वैसा करो, बिल्ली मर गई तो सोने की बिल्ली दान करो, हाँ बिल्ली रास्ता कट गई तो अब ये करना पड़ेगा, आपके ऊपर ग्रह दोष है, आप पितरों की पूजा करवाओ। इस तरीके के कर्मकांड या आडंबर बिल्कुल भी नहीं थे। मूर्ति पूजा उस समय नहीं थी, नेचर की ही पूजा होती थी, मूर्ति पूजा नहीं थी। सरस्वती पवित्र नदी मानी जाती थी। सिंधु प्रमुख नदी थी, सरस्वती पवित्र नदी थी। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार वर्णन किया गया है। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार वर्णन किया गया है और सरस्वती का जिक्र भी ऋग्वेद में मिलता है। अभी तो सरस्वती विलुप्त हो रखी है, मुहिम चली हुई है उसको फिर से प्राप्त करने की। ये था आपका पूरा वैदिक काल, यानी हम लोगों ने कहां से कहां तक बात की वैदिक काल में। वैदिक काल में हम लोगों ने जहां पे हमने आर्यंस को पढ़ा यानी ऋग्वेद को पढ़ा 1500 बीसी से 1000 बीसी की बातें कर ली। अब हमारा सफर शुरू होगा उत्तर वैदिक काल, जहां हर तरीके की बुराइयां जन्म ले लेगी। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक चलेगा? ये 1000 बीसी से 600 बीसी चलेगा। अब ये 400 साल हमें पढ़ने हैं, यानी 1000 बीसी से 600 बीसी किस तरीके से पूरा समाज एक अलग रुख ले लेता है, उन बातों को हमें समझना है। शुरू करते हैं। देखो, जो उत्तर वैदिक काल है इसकी सबसे बड़ी एक इवोल्यूशनरी चीज यानी सबसे बड़ी एक क्रांतिकारी चीज क्या है? यहाँ पे लोहे का प्रयोग होने लगता है, यानी इसको आयरन एज भी कहते हैं, इसको लोह युगीन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? हमको कहां से इनकी बातें पता लगी? एक तो वेदों से पता लगी। उत्तर वैदिक काल के अंदर कौन कौन से वेद थे? 3 वेदों से हमें इनके बारे में बातें मिलती है। दूसरा, ब्राह्मण ग्रंथों से बातें मिलती है। आप कहेंगे मैडम ब्राह्मण ग्रंथ किसको कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ किसको कहते हैं भैया? जो ओरिजिनल वेद है, ब्राह्मण लोग जो उसका अनुवाद कर देते हैं, ब्राह्मण लोग जो अपने हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, वो तैयार हो जाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। फॉर एग्जाम्पल, कोई बुक मैंने लिखी और आप लोगों ने उस बुक को समझ के अपने हिसाब से अनुवाद कर दिया, तो मेरा वाला ओरिजिनल वेद हो गया और आपके वाला ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। तो ब्राह्मण ग्रंथ से भी हमको बातें पता लगी उत्तर वैदिक काल की। और कहां से पता लगी? उपनिषद आ चुके थे, उपनिषदों से भी हमको इनकी बातें पता लगी। तो कौन कौन से वेद थे? 3 वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हमने 1500 से 1000 बीसी में ऋग्वेद के बारे में पढ़ा। अब हम सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। तो सबसे पहले सामवेद। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था, ब्राह्मण ग्रंथ मतलब उसका जो आडंबर पूर्ण वर्णन था, जो उसका मॉडिफाइड रूप था, मॉडिफाइड वर्जन। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? शतपथ और तैत्रेयी। शतपथ और तैत्रेयी। ठीक है, अच्छा जी, और क्या जानना है? सामवेद में किसके बारे में बातें हैं? म्यूजिक के बारे में बातें हैं, म्यूजिक के बारे में। ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उस पुरोहित को क्या कहते हैं? होता। होता कहते थे। ऐसे ही सामवेद को पढ़ने वाले पुरोहित को किस नाम से जानते हैं? उद्गाता। कैसे याद रखोगे? म्यूजिक के बारे में जिक्र है तो म्यूजिक को तो गाएंगे, वी विल सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, म्यूजिक को तो गाएंगे, यानी कि उद्गाता। उद्गाता इसके पुरोहित को कहते हैं, अंग्रेजी में भी यही कहते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर के क्लोज बैठे हैं और उनसे ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, उसको कहते हैं उपनिषद। तो उपनिषदों में भी हमको उत्तर वैदिक काल की बातों के बारे में पता लगता है। सामवेद का उपवेद क्या है ना? उपवेद यानी कि एक सामवेद से ही निकली हुई एक और किताब, उसका नाम है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद। ठीक है, ऐसे ही हमने ऋग्वेद का उपवेद पढ़ा था, आयुर्वेद। ऐसे सामवेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। याद रखना इन बातों को।
आगे बढ़ते हैं हम। सामवेद के बाद हमें जाननी है नेक्स्ट बात, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं कि ब्राह्मण ग्रंथ मॉडिफाइड वर्जन है। मॉडिफाइड वर्जन है मतलब ब्राह्मणों ने जो अपने हिसाब से इसका वर्जन बना दिया है, दैट इज ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद की बात करते हैं, इसमें कर्म कांडों के बारे में लिखा है, रिचुअल्स के बारे में लिखा है, रीति रिवाज के बारे में लिखा है। बिल्ली मर गई, सोने की बिल्ली दान करो, है ना। आपसे कुछ और हो गया तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये वाली पूजा करवानी पड़ेगी, तब आपके ऊपर से दोष हटेगा। तो ये सब चीजें कर्म कांड में आती हैं। तो रिचुअल्स, रिलेटेड टू रिचुअल्स कर्म कांड से संबंधित है। जो यजुर्वेद को पढ़ता है उस पुरोहित को क्या कहते हैं? अधर्यु। क्या कहते हैं? अधर्यु। इसके उपवेद का नाम क्या है? गंधर्व वेद। सामवेद के उपवेद का नाम क्या था? धनुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या था? आयुर्वेद। ऐसे ही यजुर्वेद के उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? पंचविश और जैमिनीय। कौन से? पंचविश और जैमिनीय। ये बातें हमने यजुर्वेद के बारे में कर ली। अब हम अथर्ववेद पे आते हैं। अथर्ववेद में किसके बारे में बात है? तंत्र मंत्र, जादू टोना, इनकी बातें हैं। मैजिक और मेडिकल साइंस की बातें हैं। इसके पुरोहित को कहते हैं ब्रह्मा। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ और इसका उपवेद है शिल्पवेद। तो हर किसी बात को आपको याद रखना है, ठीक है। उपनिषद टोटल कितने हैं? 105। उपनिषद कहते किसको हैं? इसका मतलब होता है टीचर्स अपने गुरु के समीप बैठे हैं और उनसे ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। टोटल 105 उपनिषद है। और हमारी इंडियन फिलॉसफी का जो बेस है, बेस ऑफ भारतीय दर्शन यानी कि इंडियन फिलॉसफी का जो बेस है वो उपनिषद ही है, ठीक है। जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ थे ना, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ थे, ये कभी ऋग्वैदिक काल में नहीं आए, कभी नहीं आए, ये वैदिक काल में नहीं आए। ये सब ब्राह्मण ग्रंथ यानी जो मॉडिफाइड वर्जन है ये लेटर वैदिक काल में आते हैं, क्योंकि लेटर वैदिक काल के अंदर ही जो ब्राह्मण लोग हैं वो चरम सीमा पे होते हैं, अपनी शक्ति की चरम सीमा पे होते हैं। तो वो अपने हिसाब से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ये जाति पाति सब ब्राह्मण लोग बनाएंगे। लेटर वैदिक एज में ही ये ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लेटर वैदिक एज में आर्य कहाँ थे? हमने देखा कि वैदिक काल में यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी में जो आर्य थे वो सप्त सिंधु वाले रीजन में थे। सप्त सिंधु वाला रीजन कौन सा? जहां पे हड़प्पा लोग रहते थे। अब कहां पे आ गए ये लोग? अब वो सप्त सिंधु से निकल के ये अब आगे बढ़ रहे हैं, गंगा दोआब वाले रीजन में आ गए हैं। यानी आर्यों का विस्तार होने लगा है। अब सप्त सिंधु से ये ईस्ट और साउथ की तरफ मूव करने लगे हैं। ईस्ट में कहा? गंगा यमुना वाले दोआब के रीजन में आ गए, यानी इनको फर्टाइल लैंड मिल गई, फर्टाइल लैंड मिल गई इनको, उर्वरक भूमि, उपजाऊ भूमि मिल गई। और दूसरा फायदा इनको ये हो गया, अब ये बाढ़ से बच जाएंगे, बाढ़ से बच जाएंगे। यानी कि जो गंगा यमुना वाला रीजन है वहां पे बाढ़ के खतरा नहीं है, लेकिन जो सप्त सिंधु वाला रीजन था वहां पे बाढ़ ग्रस्त एरिया था, बहुत ज्यादा बाढ़ के चांसेस रहते थे। तो आप देखोगे किस तरीके से व्यक्ति इतना ज्यादा अमीर बन जाएगा। ईस्ट में ये गंगा यमुना वाले रीजन में बढ़ जाते हैं और साउथ में ये नर्मदा और सतपुड़ा रेंजेस तक अपना विस्तार कर लेते हैं। तो अब ये ईस्टर्न और साउदर्न इन आर्यों का एक्सपेंशन हो रहा है। देख पाओगे आप, आपको मैप से समझाऊंगी मैं। देखिए ये रीजन आप देख रहे हो, ये जो है ये आपकी सतपुड़ा रेंजेस आ रही हैं, ये आपकी सतपुड़ा रेंजेस आ जाती हैं। तो साउथ में तो सतपुड़ा तक आ रहे हैं ये, ठीक है। यहां आप देख रहे हो ये यमुना वाला रीजन है, ये गंगा नदी है आपकी, ठीक है। यमुना गंगा वाले रीजन में ये फैले हुए हैं और यहाँ पे ये सतपुड़ा वाले रीजन में आ जाते हैं। इस बात को आप यहाँ पे आसानी से देख पाओगे। आप देखना कि पहले क्या था, ये इंडस और सतलुज के बीच में थे, इंडस और सतलुज के बीच में थे, जिसको कहते थे हम सप्त सिंधु रीजन। क्या कहते थे? सप्त सिंधु रीजन, जहां हड़प्पा लोग रहते थे। और ऋग्वेद में इस क्षेत्र का क्या नाम दिया हुआ है? ब्रह्मव्रत। क्या नाम दिया हुआ है? ब्रह्मव्रत। अब उत्तर वैदिक काल में यानी कि 1000 बीसी से 600 बीसी अब ये विस्तार कर रहे हैं खुद का। अब ये कहाँ आ गए? गंगा यमुना वाले रीजन में आ गए, नीचे नर्मदा से सतपुड़ा वाले रीजन में आ गए। मतलब अब इस क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र और ऐड हो गया और इस पूरे क्षेत्र को क्या नाम दे दिया? अब आर्यव्रत। क्या नाम दे दिया? आर्यव्रत। कहीं पे भी आर्यव्रत आपको ऋग्वेद में नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक वो सतलुज तक ही सीमित थे, यानी सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में ही सीमित थे। उत्तर वैदिक काल में जो आर्यन लोग हैं वो जब फैलते हैं तो इनके पूरे क्षेत्र को हम आर्यव्रत नाम दे देंगे, ठीक है। ये हिंदू कुश से स्टार्ट होके सतपुड़ा रेंजेस तक था, आप इमेज में भी देख सकते हो। ये हिंदू कुश से स्टार्ट होके, आप देख पा रहे हो, हिंदू कुश से स्टार्ट होके
ये पूरा हिंदू कुश वगैरह रीजन से स्टार्ट होके ये पूरा सतपुड़ा की रेंजेस तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका आर्यव्रत कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग हुआ तथा लेटर वैदिक काल में आर्यव्रत शब्द का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप ये देख पा रहे हो, ये लेटर वैदिक काल, ये लेटर वैदिक के भी बाद की बातें हैं। ठीक है, लेटर वैदिक के भी बाद की बातें हैं कि धीरे 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 ये आर्यव्रत पूरा दक्षिण की तरफ फैल जाएगा। फिर अभी कहाँ है, अभी सिर्फ ये इस वाले रीजन तक है, इस वाले रीजन तक, यानी कि सतपुड़ा की रेंजेस तक है अभी जो हम लेटर वैदिक काल में पढ़ रहे हैं। लेटर वैदिक काल के बाद जब आपके और राज्य साम्राज्य फैलेंगे, फिर ये आर्यव्रत धीरे 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 पूरे दक्षिण भारत में फैल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी 600 BC तक की ही बातें करेंगे, तो हम सतपुड़ा रेंजेस तक की ही बातें करेंगे। समझाने के लिए मैंने ये मैप आपको दिया है कि अभी आप इतने रीजन की बात करेंगे, बाद में हम पूरे भारत की बात करेंगे। तो लेटर वैदिक काल में हमें सिर्फ इतने रीजन्स की बात करनी है, यानी कि सतपुड़ा की पहाड़ियों तक, सतपुड़ा की रेंजेस तक बात करनी है। आगे देखते हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो सप्त सिंधु वाला रीजन था वो बाढ़ ग्रस्त था, यानी फ्लड प्रोन था, वहां बाढ़ बहुत आती थी। लेकिन जो गंगा यमुना वाला है वहां पे बाढ़ नहीं है। दूसरी वहां पे फर्टाइल भूमि है, बिल्कुल उपजाऊ भूमि है, यानी यहाँ पे कृषि हो सकेगी और बहुत बढ़िया वाली कृषि हो सकेगी। और साथ में लोहा भी आ गया, इस एज में लोहा आ गया, उपजाऊ भूमि मिल गई, यानी सोने पे सुहागा। इतनी ज्यादा कृषि होने लगी कि लोगों के पास पैसा ही पैसा हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है तो उनकी नीड्स बढ़ रही है कि चप्पल भी ले लेते हैं, कपड़े भी ले लेते हैं, घर भी बनाना है, बड़ा नहीं तो छोटा, पक्का नहीं तो कच्चा। लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं तो इनोवेशंस बढ़ रही है। ठीक है, सरप्लस एग्रीकल्चर होने लगा, व्यापार होने लगा, डिमांड्स बढ़ने लगी, कपड़े जूते बर्तन इनकी डिमांड्स होने लगी, यानी लोग अब नगरीकरण की तरफ जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन फैल रहा है धीरे धीरे। अब आप चीज को समझो, अब अर्बनाइजेशन बन रहा है, लोगों की जरूरतें बढ़ रही है, लोगों ने सामान जुटाया अपने पैसे से। जब सामान जुटाया तो अब उस सामान की रक्षा भी ज्यादा करनी पड़ेगी। जिस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है, यानी अब वहां पे एक राजा बनने लगा है। पहले राजा का काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन करना था। आज के दिन जो शहरों के ये राजा बनेंगे, ये अपने साम्राज्य को बढ़ाने की सोचेंगे। अभी तक देखो क्या था, अभी तक बलि नाम का एक टैक्स था जो वॉलंटरी लगता था, मर्जी है तो दे दो, नहीं मर्जी है तो ना दो। अब राजा ये सोच रहा है कि इतना ज्यादा मेरे पास कृषि हो रही है, इतना ज्यादा व्यापार हो रहा है और लोग अपनी इच्छा से मुझे इतना सारा टैक्स दे रहे हैं, क्यों ना मैं इस टैक्स को परमानेंट कर दूं। अब राजा क्या करेगा, उस टैक्स को परमानेंट कर देगा। अब लोगों को पसंद नहीं आएगा परमानेंट टैक्स, तो उनके अंदर डर फैलाना है कि आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, डर फैलाना है। अब डर फैलाने के लिए उस समय संविधान तो बना नहीं हुआ कि कानूनों की मदद ले लो, तो राजा ने क्या किया, अपनी आर्मी को परमानेंट कर दिया, अपनी आर्मी को परमानेंट कर दिया। आर्मी परमानेंट, जितनी ज्यादा बड़ी आर्मी होगी उतने ही लोग राजा से डरा करेंगे। तो राजा ने दो काम कर दिए, टैक्स को परमानेंट कर दिया और आर्मी को परमानेंट कर दिया। अभी तक राजा की जो आर्मी थी वो परमानेंट नहीं होती थी, अब राजा ने अपनी आर्मी जो है वो बड़ी कर दी। ठीक है, टैक्स पे करने के लिए डर पैदा करना है, आर्मी परमानेंट कर दी। और अब ये सोचा जा रहा है न केवल कृषि से बल्कि अन्य चीजों से भी टैक्स लें तो ज्यादा फायदा होगा। टैक्स अच्छा आने लगा, व्यापार बढ़ा, पैसा बढ़ा, राजा रिच होने लगा। राजा जब रिच होने लगा तो अब जब कोई व्यक्ति अमीर हो रहा है, गांव का भी कोई व्यक्ति अमीर हो रहा है, तो वो अपने गांव से निकल के शहरों की तरफ जाने लगता है और गांव से दूरी बना लेता है। यही काम अब राजा करेगा। जब राजा के पास इतना टैक्स आने लगा तो वो भी अब उन लोगों से अलग रहने लगा, अब अपना घर नहीं अपना महल बनाने लगा है। समझ रहे हो बात को? अब राजा के बीच में और प्रजा के बीच में भेदभाव होने लगेगा कि मैं उच्च हूं, तुम निम्न हो, तुम हमारे अंडर हो। मतलब अब जो राजा है वो अपना नया महल बनाना शुरू कर देगा। खर्च, अब राजा के महल में हर तरीके की साज सजावट सब कुछ होने लगेगा, तो राजा का खर्चा भी ज्यादा होने लगेगा। टैक्स आ रहा है 1 लाख का, खर्चा हो गया 1.5 लाख का, है ना। अब राजा क्या सोचेगा कि क्यों ना मैं बराबर वाली जमीन पे भी अटैक कर लूं, तो वहां से भी जो टैक्स आएगा वो मेरा हो जाएगा। यानी अब राजा साम्राज्यवाद की सोच रहा है।
अब अपने राज्य को वो बढ़ाने की सोच रहा है, इंपीरियलिज्म की सोच रहा है। इस वजह से अब ये जनपद, महाजनपद ये बन रहे हैं। जिस राजा का जितना बड़ा साम्राज्य है यानी उसके पास उतना सारा टैक्स, यानी वो राजा उतना ज्यादा अमीर। तो अब ये राजा लोग लड़ाई करने की सोचेंगे, आर्मी बनाने की सोचेंगे, हथियार बनाने की सोचेंगे, और लोहा भी तो आ गया हथियार बनाने के लिए। अब हथियार लोहे के बनेंगे, यानी जो आर्मी है वो पावरफुल होने लगेगी। इस तरीके से ये पूरा साम्राज्यवाद फैल जाता है। ऋग वैदिक काल में गाय को लेके लड़ाई हो रही है, हमने देखा ना, गाय के लिए लड़ रहे थे। उत्तर वैदिक काल में साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लड़ाई हो रही है। ऋग वैदिक काल में बलि जो था वो वॉलेंट्री था, यहाँ पे वो मैंडेटरी कर दिया और ये कहा बलि क्या होगा, जो भी आपका उत्पादन हुआ, जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ, उस उत्पादन का 1/16वां भाग आपको बलि देना ही पड़ेगा। और वो कंपलसरी कर दिया, आप मना नहीं कर सकते, वरना राजा की आर्मी है ही। ठीक है, अब हम लेटर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। ध्यान से समझेंगे एक एक बात को। अब राजा जो है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, ऑटोक्रेटिक है, ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी तो तब भी आ चुकी थी, 1500 बीसी से 1000 बीसी, यानी वैदिक काल में भी राजतंत्र व्यवस्था आ गई थी। लेकिन वहां जो राजा था वो चुनाव के द्वारा आता था, यहाँ चुनाव के द्वारा नहीं आएगा। यहाँ राजा अनुवांशिक बन गया है, हेरिडिटरी बन गया है। क्योंकि अब आप एक बात को देखो ना, हमारे मम्मी पापा इतनी सारी प्रॉपर्टी जब जोड़ते हैं तो वो प्रॉपर्टी किसी को भी थोड़ा ना दे देते हैं, अपने ही बच्चों के नाम करते हैं। तो पहले तो राजा के पास प्रॉपर्टी, जमीनें होती ही नहीं थी, वो किसके नाम करे, यानी कि राजा चुनाव से आता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब राजा के पास साम्राज्य हो गया है, तो वो यही चाहेगा कि मेरा साम्राज्य मेरे ही बच्चों को मिले, मेरे ही वंश को मिले। तो वंशवाद यानी कि आनुवंशिक पद हो गया है अब राजा। राजा और प्रजा का भेद होने लगा था, राजा प्रजा से अलग रह रहा है, महलों में रह रहा है। ठीक है, सभा समिति अब उनको कौन पूछेगा, अब राजा बड़ा व्यक्ति है, अपने अलग मंत्री लोग रख रहा है, सभा और समिति का रोल जो है वो कम होने लगा। अब राजा की आर्मी स्थायी होने लगी थी। ठीक है, टैक्स को मैंडेटरी कर दिया था, बाध्यकारी कर दिया था कि प्रोडक्शन का 1/16वां हिस्सा आपको देना पड़ेगा। टैक्सेशन ऑफिसर, जो लोग टैक्स को कलेक्ट करने जाते थे, जो लोग टैक्स को कलेक्ट करने जाते हैं, उन टैक्स के ऑफिसर को क्या नाम दिया, उन टैक्स के ऑफिसर को कह रहे हैं भागदूत, भागदूत और संग्रहिता। संग्रहिता, भागदूत और संग्रहिता मतलब संग्रह करने वाले, टैक्स को इकट्ठा करने वाले, और भागदूत यानी भाग 1/16वें भाग को लेने वाले, भागदूत या संग्रहिता। ठीक है, प्रशासनिक सिस्टम की शुरुआत हो गई। अभी तक देखो, जब साम्राज्य ही नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन किसका चलाए, समझ रहे हो ना बात को। अब जब साम्राज्य बढ़ने लगा है, सिस्टम बढ़ने लगा है, लोग बढ़ने लगे हैं, राजा एक अलग पद बन गया है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया है, प्रशासनिक व्यवस्था बनने लगी है। अब इस प्रशासन में अलग अलग मंत्री चाहिएंगे। तो 2 ऑफिसर तो हमने पढ़ लिए, भागदूत और संग्रहिता। आगे और कौन आते हैं उनको समझेंगे। ये था पूरा आपका पॉलिटिकल सिस्टम लेटर वैदिक इरा में। ठीक है, 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच की बातें हो रही है। अब हम इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ते हैं, आर्थिक प्रणाली क्या थी। अब क्योंकि लोहा आ चुका है, क्योंकि जमीन उपजाऊ है, ठीक है, बाढ़ का खतरा रहा नहीं है, तो खेती ज्यादा हो रही है। अब प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी प्राथमिक व्यवसाय आपका कृषि बन गया है और बहुत सारी प्रोडक्शन, बहुत सारा उत्पादन हो रहा है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन यानी द्वितीय व्यवसाय आपका एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। जो वैदिक काल में प्राथमिक व्यवसाय था वो यहाँ पे द्वितीय बन गया है, और जो द्वितीय व्यवसाय था वो यहाँ पे प्राथमिक बन गया है। ठीक है, स्थायी आवास रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं आराम से अपने घरों में, परमानेंट रेजिडेंस होने लगा है। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम से शिफ्ट हो गए हैं अब हम मुद्रा व्यवस्था पे, करेंसी सिस्टम पे। और ये करेंसी राजा ने नहीं चलाई अभी, ये करेंसी चलाने वाले ट्रेडर हैं। ट्रेडर के पास लोहा है, लोहे के ऊपर पंच मार्क मारते थे, पंच जैसे अपने सिग्नेचर कर देते हैं आज के टाइम में आरबीआई गवर्नर, वो पंच मारते थे और उन पंच मार्क कॉइन्स से अब व्यापार होने लगा था। राजा ने नहीं चलाई है ये करेंसी, किसने चलाई है अभी, ट्रेडर्स ने चलाई है, व्यापारियों ने चलाई है। ठीक है, अच्छा जी, मापन की इकाई जैसे अब हम मीटर, सेंटीमीटर, केजी, किलोग्राम, लीटर ये सब यूज करते हैं ना, ऐसे ही वहां पे मेजरमेंट यूनिट्स आ गई थी। राजा ने मेजरमेंट यूनिट्स क्या बनाई थी, निष्क और शतमान।
ये दो मापन की इकाई थी आपके 1000 से 600 बीसी के बीच में। और इनको इंग्लिश में भी यही कहेंगे, क्योंकि अभी तक इंग्लिश राज इतना आया नहीं है, तो सब चीजें इंग्लिश हिंदी कॉमन चल रहा है, इनको इंग्लिश में भी यही कहेंगे। आयरन के प्रूफ हमको मिले कहां से? उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट, आयरन के प्रूफ जहां पे अतरंजी खेड़ा, ये गांव है अतरंजी खेड़ा, इस अतरंजी खेड़ा से हमको लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जितना ज्यादा कृषि बढ़ा उतनी ज्यादा व्यापार बढ़ा, उतना ज्यादा लोगों के पास पैसा आ रहा है। पैसा आएगा तो वो लोग डिमांड करने लगे, उनकी नीड्स बढ़ रही है, उनकी इनोवेशंस बढ़ रही है और नई नई वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है। अब उत्पादन बढ़ रहा है तो खरीदने और बेचने के लिए बाजार भी तो चाहिए। तो एक तरफ बाजार की व्यवस्था होने लगी है, यानी बाजार बनने लगे हैं, और दूसरी तरफ करेंसी की व्यवस्था होने लगी है। और बाजार और करेंसी ही तो नगरों को जन्म देते हैं। तो नगरकरण यानी अर्बनाइजेशन अब बढ़ने लगा था। 600 बीसी के आते आते बड़े बड़े नगर जनपद महाजनपद बन जाएंगे। आप पढ़ोगे 16 महाजनपद के बारे में। 600 बीसी के आते आते, अभी हम 1000 से 600 के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं, 600 बीसी पे क्या होगा वो सब बातें एक अलग से लेक्चर में मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अब बाजार को जन्म होने लगा है और करेंसी सिस्टम आने लगा है। लेटर वैदिक ईरा में अब आप देखिए ना, कितनी सारी एग्रीकल्चर है, कितना सारा खाना पीना होने लगा है, कितने सारे बर्तन, सब कुछ होने लगा है। तो कितने तरीके के बर्तन, मिट्टी के बर्तन कितने तरीके के, पकी हुई मिट्टी के थे ये, कितने तरीके के अब ये पकी हुई मिट्टी के बर्तन जो है वो बनने लगे थे। ये 4 तरीके के बर्तन थे। एक का रंग था काला, तो कह देते थे ब्लैक कलर पॉटरी। ये थे रेड कलर के, तो रेड कलर के मृद भांड। ये काले और लाल या लाल काले, कुछ भी कह दो आप, रेड ब्लैक के थे। और ये चित्रित थे, उनके ऊपर डिजाइनिंग होती थी। जैसे मान लो ये कोई बर्तन है और इसके ऊपर इस तरीके से फूल पत्ती कुछ बना दी, यानी चित्रित से होते थे। इनको कहते थे चित्रित, घूसर, डिजाइंड बर्तन होते थे ये। ठीक है, इस तरीके से ये 4 तरीके के बर्तन उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक ईरा में प्रयोग होते थे। इस समय अब देखो बुराइयां शुरू होंगी। पहले क्या था, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी, 9वें मंडल में वो स्टेटमेंट लिखी हुई थी, मैं कवि हूं, मेरी माँ अनाज पीसती है, पिता वैद्य है और हम सब एक साथ रहते हैं। यानी काम अलग है, लेकिन लोग अलग अलग नहीं रह रहे थे। ऐसा नहीं था कि किसी के पापा सुनार हैं तो पूरा परिवार सुनार हो जाएगा, ऐसा नहीं था। जो व्यक्ति जो काम करता था उसकी वही पहचान बनती थी, चाहे पिता शूद्र हो और बेटा डॉक्टर हो। समझ रहे हो बात को? ऐसा हो सकता था। लेकिन अब वो समय चल गया जब पिता के व्यापार से ही परिवार की पहचान हो रही है, कि पिता जो व्यापार कर रहा है उसी से ही उसकी पहचान हो रही है। पिता के परिवार से फैमिली का प्रोफेशन पहचानने लगे थे, कि पिता डॉक्टर है तो ये डॉक्टर फैमिली है, जैसे आज के टाइम में होता है ये वकील फैमिली है। ठीक है, तो पिता के व्यापार से फैमिली की पहचान होने लगी। धीरे धीरे यही जाति का रूप ले लेगी। पिता कुम्हार का काम कर रहे हैं तो वो कुम्हार जाति हो गई, पिता सुनार का काम कर रहे हैं तो वो सुनार जाति हो गई। आप देख पा रहे हो वर्ण व्यवस्था किस तरीके से जाति व्यवस्था का रूप लेगी इन ब्राह्मणों की वजह से, आपको समझ आएगा। अब शूद्रों के साथ बुरा व्यवहार होने लगा, क्योंकि अब काम बट गए हैं, काम से फैमिली की पहचान बट गई है। तो कह रहे तुम तो निम्न जाति के, तुम तो निम्न काम कर रहे हो, तुम शूद्र हो। तो शूद्रों के साथ बुरा व्यवहार होने लगा, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार होने लगा। महिलाओं को पढ़ाई करने से रोक दिया गया, उपनयन पे रोक लगा दिया कि तुम अब पढ़ाई नहीं करोगी, तुम सभा समिति का हिस्सा नहीं बनोगी। लेकिन नियोग प्रथा अभी भी चल रही थी, नियोग प्रथा अभी भी चल रही थी। याद करो नियोग प्रथा क्या थी, जब महिला का पति मर जाता है और वो बच्चे चाहती है तो जेठ और देवर से उनको बच्चे हो रहे हैं, वो वॉलेंट्री था, महिला चाहे तो ये करेगी, उसके ऊपर कोई बाध्य नहीं था। ये नियोग प्रथा थी। ठीक है, सब कुछ ब्राह्मण अपने हिसाब से घुमा रहे थे, ये जाति ये पाति, मतलब यही लोग हैं जो लिख रहे हैं ना, वेदों का अनुवाद कर रहे हैं, अभी अपने हिसाब से अनुवाद कर रहे हैं। खुद को देवदूत बता दिया, हम तो देवों के दूत हैं, हम तो सब कुछ करेंगे, हमें तो बैठ के खाना है बस, है ना। यानी कि इन्होंने अपने आप को तो इतना ऊंचा बता दिया, दूसरी जाति को बहुत नीचा बता दिया। आगे बढ़ते हैं। इस समय टैक्स केवल वैश्य देता था, जो वैश्य लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, केवल वही लोग टैक्स देते थे। ठीक है, अब आप एक बात को समझना, ये जो समय है यानी कि 1000 बीसी से 600 बीसी का जो ये समय चल रहा है, इस समय आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कृषि बहुत अच्छी हो रही है, और भी बहुत सारे व्यापार होने लगे हैं, राजा भी साम्राज्य के लिए लड़ाई कर रहा है, लेकिन साथ साथ बुराइयां भी पनपने लगी है।
साथ साथ बुराइयां भी पनपने लगी है, शूद्रों से बुरा व्यवहार, महिलाओं से बुरा व्यवहार, महिलाओं पे रोक टोक, बुराइयां भी पनपने लगी है। बुराई पनपेगी तो बहुत सारे समाज सुधारक उठेंगे। समाज सुधारक क्या कहेंगे कि धर्म में परिवर्तन करो, लेकिन ब्राह्मण बैठा है, ब्राह्मण कहेगा धर्म में परिवर्तन नहीं करने दूंगा। तो लोग ऑल्टरनेटिव धर्म की तरफ भागेंगे, यानी किसी दूसरे धर्म की तरफ भागेंगे। अभी सनातन धर्म में बैठे हैं सब, फिर दूसरे धर्म की खोज होगी, दूसरे धर्म यानी जैन और बुद्ध की तरफ भागेंगे। जैनिज्म और बुद्धिज्म इस तरीके से पनपते हैं। जब ब्राह्मण बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं कि हम तो बदलने नहीं देंगे, यही नियम चलेगा, यही कानून, यही कायदा चलेगा, जब समाज में सुधार नहीं लाने देंगे सुधारकों को, तो वो सुधारक दूसरे धर्म की तरफ भागेंगे, यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का फिर जन्म होगा, आगे जाके उसको जन्म करेंगे हम। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? पितृसत्तात्मक समूह था पूरा, पैट्रियार्की थी, कुल थे, कुल से ग्राम बने, ग्राम से विश्व बने, विश्व से जन बने, जन से राष्ट्र बने। जैसे अभी होते हैं गांव, गांव से तालुका बना, तालुका से तहसील बनी, फिर आपका शहर बन रहा है, फिर आपका राज्य बन रहा है, इस तरीके से। ठीक है। वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी, वर्ण व्यवस्था रिजिड होने लगी थी, कठोर कि तुम इस वर्ण के हो, भेदभाव शुरू हो चुका था। ठीक है। और धीरे धीरे यही रिजिडिटी जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वर्ण तो 4 है, जातियां इतनी सारी है, वो कैसे? काम के आधार पे प्रत्येक जाति को बांट रहे हैं। ये सुनार जाति, ये कुम्हार जाति, ये लुहार जाति, समझ रहे हो ना, ये वाल्मीकि जाति, ये जाति, ये वो जाति। तो काम के आधार पे, क्योंकि काम बहुत सारे हैं ना, प्रोफेशन बहुत सारे हैं, तो प्रोफेशन के आधार पे इन जातियों को बांट दिया और वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा रिजिड हो रही है। व्यवसाय पैतृक होने के कारण कि पिता जो काम कर रहे हैं, फादर का जो प्रोफेशन है, उसी से ही बच्चे की पहचान होने लगी थी। यज्ञ, अब देखो बुराई बढ़ेगी तो भगवान का नाम भी बढ़ेगा। यज्ञ व कर्म कांडों का महत्व इंक्रीज होने लगा। कौन कर रहा है ये सब? ब्राह्मण कर रहा है, क्योंकि उसको फायदा है ना यज्ञ होने से, उसको फायदा है कर्म कांडों से कि मुझे दान दो, मुझे भोज करवाओ, ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, ये दोष उतर जाएगा। इतना दान कर दो, सोने की बिल्ली दान कर दो, ये दोष उतर जाएगा। ये सब क्या है? कर्म कांड है। और इससे किसको फायदा हो रहा है? ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। तो ब्राह्मण इस तरीके से चीजों को घुमा रहा है कि खुद का फायदा दिखा रहा है, यानी ब्राह्मणों का वर्चस्व, डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। महिलाओं और शूद्रों की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। कोई उपनयन नहीं, कोई उपनयन संस्कार नहीं। अपने हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार, जातक संस्कार, जन्म संस्कार और ये उपनयन संस्कार, इस तरीके से 16 संस्कार होते हैं। तो इनको उपनयन संस्कार की परमिशन अब बंद कर दी, ये शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती थी, ना ही सभा समिति का हिस्सा बन सकती थी। लेकिन कुछ विदुषी महिलाएं किनको कह रहे हैं? विदुषी विमेंस, जो शिक्षा प्राप्त कर चुकी थी। गार्गी और मैत्रेयी उस समय में भी थी। नियोग प्रथा अभी भी चली रही थी, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है। अब यहाँ पे धार्मिक व्यवस्था क्या थी, रिलीजियस सिस्टम कैसा था? हमने वैदिक काल में देखा कि जो पूजा है, प्रार्थना है, वो किसी भौतिक समृद्धि के लिए नहीं है कि हमारे पास पैसा धन आ जाए। अब कहते हैं ना, हे भगवान लॉटरी निकलवा दे, ये करेंगे, मतलब हम पूजा भौतिक समृद्धि के लिए कर रहे हैं। उस समय ऐसा नहीं था, वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में जो पूजा प्रार्थना होती थी वो समृद्धि के लिए नहीं होती थी, समाज में शांति के लिए, ताकि लोग एक दूसरे को, जैसे भाई मैं भी इस धर्म का हूँ, तू भी इस धर्म का है, तो हम दोनों भाई भाई है, यानी एक हार्मनी बनाने के लिए धर्म को लेके आए थे बीच में। समाज में एक सिस्टम बनाने के लिए धर्म को बीच में लाए थे। लेकिन इन ब्राह्मणों ने इस धर्म का मतलब ही बदल दिया, है ना। जैसे मुस्लिम में जिहाद शब्द है, आज के दिन जिहाद को धर्म से जोड़ दिया। वैसे जिहाद का मतलब क्या होता है? अपनी बुराइयों का अंत करना। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नॉन मुस्लिम का अंत करना जिहाद है। तो जिस तरीके से वहां पे अल्लाह के शब्दों को मोड़ दिया गया है, ऐसे ही हिंदू धर्म में भी ब्राह्मणों ने भगवान के शब्दों को मोड़ दिया है। पूजा और प्रार्थना का उद्देश्य है उत्तर वैदिक काल में भौतिक समृद्धि रह जाएगा कि हे भगवान सवामनी लगाएंगे, एक और साम्राज्य दिला दे, यानी भौतिक समृद्धि के लिए अब व्यक्ति जो है भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है। मटेरियलिस्टिक इंक्रीमेंट के लिए पूजा का उद्देश्य हो गया है। ठीक है। पूजा प्रार्थना में तंत्र मंत्र का प्रयोग होने लगा, आडंबर आ गए हैं बीच में। ठीक। यज्ञ और अनुष्ठान बहुत बढ़ गए हैं। आप देखते हो रामायण में भी अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है राम जी से, है ना। तो ये सब क्या है भाई? वो घोड़ा जितने राज्यों में चला गया वो साम्राज्य राम जी का हो जाएगा, वो अयोध्या की नगरी हो जाएगी। तो ये यज्ञ अनुष्ठान बढ़ने लगे हैं। अब पहले प्रमुख देवता क्या थे? पहले प्रमुख देवता इंद्र थे, अब देवता ही बदल दिए। अब प्रमुख देवता प्रजापति यानी ब्रह्मा बना दिए। रुद्र को पशुओं का देवता कह दिया।
ठीक है, रुद्र को पशुओं का देवता कह दिया। विष्णु जो पहले नाम ही नहीं था कहीं, अब विष्णु को लोगों का पालक कह दिया। पूषण को शूद्रों का देवता पहले भी कहते थे, अब भी कह रहे हैं। ठीक है, समझ गए। अब कहानी आती है 600 बीसी की। हम अभी तक 600 बीसी और 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में झूल रहे थे। अब हम प्रॉपर 600 बीसी पे आ गए हैं कि 600 बीसी पे जब हम आए तो कितना परिवर्तन हो चुका था। इसको समझने के बाद आपको ये मौर्य और ये सब चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो 600 बीसी में जब हम पहुंचे, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, यानी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम यानी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, हमारी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी और हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उन बातों को हमें समझना है। प्रॉपर 600 बीसी में हम खड़े हैं। ठीक है, अभी तक हम 1000 से 600 बीसी के बीच में झूल रहे थे। अब देखते हैं सामाजिक व्यवस्था कैसी आ चुकी है। वर्ण व्यवस्था का कास्ट सिस्टम में परिवर्तन हो जाता है। अब कास्टिज्म फैलने लगा है, जातिवाद फैलने लगा है। महिलाओं और शूद्रों की स्थिति जो है वो दयनीय है। पितृसत्तात्मक राज्य है, जातिवाद बढ़ रहा है, छुआछूत बढ़ने लगा था, छुआछूत बढ़ने लगा था। ये सोशल सिस्टम था उस समय का। रिलीजियस सिस्टम क्या था, धर्म में कर्मकांड बढ़ गए, आडंबर बढ़ गए, 16 संस्कारों की संकल्पना हो गई, अलग अलग संस्कार, विवाह संस्कार, जातक संस्कार, उपनयन संस्कार, जन्म संस्कार, मरण संस्कार, इस तरीके से 16 संस्कारों की संकल्पना हो गई। धर्म में बुराइयां, कुरीतियां बढ़ रही है ना, शूद्रों के साथ बुरा व्यवहार, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार, और समाज में डिसइंटीग्रेशन देखा जा रहा है। तुम उस जाति के हो, यहाँ नहीं बैठोगे, तुम इस जाति के हो, ये नहीं करोगे, यानी समाज बंटने लगा था। समाज में विखंडन, सोशल डिसइंटीग्रेशन देखा जाने लगा। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, आयरन का यूज इंक्रीज हो चुका है, हमने देखा, तो सरप्लस एग्रीकल्चर हो रहा है, नई नई वस्तुओं का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ने लगा है, करेंसी सिस्टम आने लगा है। मैंने आपको बताया कि पंचमार्क कॉइन्स ट्रेडर्स द्वारा चलाए जाते हैं, कि लोहे की गोल गोल चीज पे ऐसे थप्पा प्रिंट देना, पंचमार्क कॉइन्स का प्रयोग होने लगा था। अब लंबी दूरी तक लोग जाने लगे थे व्यापार करने के लिए, ट्रेड जो है दूर तक होता था, लंबे डिस्टेंस का ट्रेड बढ़ने लगा था। नगरीकरण बढ़ रहा है भाई, करेंसी आ गई, बाजार आ गए, लोगों के घर हैं, तो ऑब्वियस सी चीज है, नगर बस रहे हैं, अर्बनाइजेशन आ गया था। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, पूरी वित्तीय व्यवस्था जो है वो शुरू हो गई थी। ठीक है, गिल्ड सिस्टम आ गया था। गिल्ड सिस्टम क्या था, श्रेणी व्यवस्था। गिल्ड किसको कहते हैं, जो एक जैसे लोग काम करते हैं ना, जैसे कुम्हार कुम्हार का अलग ग्रुप बना दिया, सुनार सुनार का अलग ग्रुप बना दिया। ठीक है, इस तरीके से गिल्ड सिस्टम आ गया था, श्रेणी व्यवस्था आ गई थी, यानी एक जैसा कार्य करने वाले लोगों का समूह ये अलग से बनने लगा था। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, वैसा ही जैसे हम बीच में झूल रहे थे, वैसा ही 600 बीसी पे रहेगा। देखना, ऑटोक्रेसी राजतंत्र व्यवस्था है, राजा सबसे ऊंचा है और वो राजा का पद आनुवांशिक बन गया है। राजा का टैक्स इंक्रीज हो रहा है, यानी रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। स्थायी प्रशासन और स्थायी सेना बना दी है, परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन, परमानेंट आर्मी बना दी है। अब क्योंकि आयरन का यूज बढ़ रहा है, तो अभी आयरन के हथियार बनाने लगेगा, आयरन आर्म्स बनाने लगा है, जिससे उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ रही है। शक्ति एक तो आयरन की वजह से ही, टैक्स की वजह से और साम्राज्यवाद की वजह से राज्य की भूमिका इंपॉर्टेंट होने लगी है। यानी जो राज्य वाला जो पद था, जो वैदिक काल में याद करो, सिर्फ उसको डंडा लेके खड़ा कर दिया कि भाई तुझे प्रोटेक्शन करनी है और बदले में हम तेरे को कुछ देंगे, टैक्स मान ले, उसको कुछ भी मान ले। अब राजा की भूमिका इंक्रीज होने लगी है, बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना होने लगी है। ये राज्य भी मेरा, तो यहाँ से मुझे टैक्स मिलेगा, वो साम्राज्य भी मेरा, वहां से मुझे टैक्स मिलेगा। अब राजा साम्राज्य के लिए लड़ रहा है, बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हो रही है, और इन्हीं बड़े बड़े साम्राज्य को महाजनपद का नाम दिया जाएगा। महाजनपद, 16 महाजनपद हमें पढ़ने हैं, महाजनपद का नाम दिया जाएगा। ये महाजनपद आ गए। ठीक है, 600 बीसी में प्रेजेंट सबसे बड़ा राज्य, यानी कि 600 बीसी में जितने भी बड़े बड़े राज्य थे उनको हम महाजनपद कह रहे हैं। टोटल कितने हैं, 16 है। 15 उत्तर भारत में है, एक महाजनपद ऐसा है जो साउथ इंडिया में है। कौन सा है, अश्मक। अश्मक महाजनपद ऐसा है जो दक्षिण भारत में है, साउथ इंडिया में है। कहां पे हमको इनके सोर्सेज मिलते हैं कि ये ऐसे महाजनपद थे, इनके सोर्सेज हमको कहां से मिलते हैं। बौद्ध धर्म के अंदर उनका एक लिटरेचर है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, वहां पे इन जनपदों के हमें नाम मिलते हैं। जैन लिटरेचर है भगवती सूत्र, यहां से भी हमको इनके साक्ष्य मिलते हैं, इनके प्रूफ्स मिलते हैं। ठीक है, इन 15 जनपदों में से 14 जनपद ऐसे थे जहां पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जहां पे राजा का बेटा राजा था, ऑटोक्रेटिक सिस्टम था। लेकिन 2 गणराज्य थे, यानी कि 2
महाजनपद ऐसे थे जहां पे रिपब्लिक सिस्टम था, जहां पे गणराज्य था, राजा का चुनाव लोगों के द्वारा किया जा रहा था। कौन कौन से थे वो? एक तो था वज्जी और दूसरा था मल्ल। वज्जी और मल्ल वज्जी था और मल्ल था। ये दो महाजनपद ऐसे थे जिनके अंदर रिपब्लिक सिस्टम था, यानी गणराज्य था, राजा का चुनाव होता था, वंशवाद नहीं था। ठीक है, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल गणराज्य या सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था? मगध था। मगध क्यों इतना पावरफुल था उसको भी समझेंगे। पहले आप इन 16 महाजनपदों की राजधानी और इनके क्षेत्र को देख लें। काशी, काशी किस रीजन में था? वाराणसी। ठीक है, बनारस कह दो, वाराणसी कह दो, और इसकी कैपिटल भी क्या थी? वाराणसी थी। कौशल रीजन था ईस्टर्न यूपी, यानी कि पूर्वी यूपी, कैपिटल थी शारावस्ती। कुरु रीजन था दिल्ली एनसीआर और कैपिटल थी हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जिसको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। कंबोज रीजन क्या है? हजारादत्त, और पाकिस्तान के अंदर है ये, और इसकी कैपिटल क्या है? राजपुर हातक, यानी ये भी पाकिस्तान के अंदर ही है। अंग नाम का जो महाजनपद था उसका रीजन था भागलपुर और इसकी राजधानी थी चंपा। अवंती, अवंती की 2 राजधानी थी, साउथ अवंती की थी महिष्मती और नॉर्थ अवंती की थी उज्जैनी। रीजन क्या था? मालवा रीजन में था। अश्मक एकमात्र ऐसा था जो साउथ में था, एकमात्र ऐसा जो साउथ में था। रीजन क्या है? गोदावरी के साउथ में। कैपिटल क्या थी इसकी? पोटन। ठीक है, कैपिटल थी पोटन। मगध, इसका रीजन था पटना, गया बिहार, पटना के अंदर। कैपिटल क्या थी? गिरिबाजरा, राजगृह और पाटलिपुत्रा, ये 2 मेन कैपिटल थी इसकी। ठीक है, राजगृह और पाटलिपुत्रा, तीसरी भी कुछ समय के लिए इसकी कैपिटल थी। मत्स्य, मत्स्य रीजन जयपुर भरतपुर के अंदर था, कैपिटल थी इसकी विजयनगर, कैपिटल क्या थी? विजयनगर। मल्ल रीजन आपके वैशाली के साउथ में था, वैशाली के साउथ में था, कैपिटल थी इसकी कुशीनगर, कैपिटल क्या थी? कुशीनगर। वत्सा, वत्सा महाजनपद रीजन क्या था? प्रयागराज मिर्जापुर, कैपिटल थी कौशाम्बी। वज्जी, वज्जी ऐसा था जिसमें गणराज्य था। ठीक है, और मल्ल में भी गणराज्य था, 2 ही ऐसे थे जिसमें रिपब्लिक था, बाकी सब में राजतंत्र थी। वज्जी रीजन है आपका वैशाली डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल भी क्या है? वैशाली। गंधार रीजन क्या है? कांधार, कंधार वाला रीजन, यानी कि काबुल और रावलपिंडी के बीच में, और यहाँ पे कैपिटल क्या है? तक्षशिला, और बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तक्षशिला। आगे बढ़ते हैं, मगध, मगध हमने देख लिया। अच्छा, इसके बाद पंचाल, पंचाल रीजन क्या है? रोहिलखंड यूपी, कैपिटल क्या है इसकी? नॉर्थ और साउथ 2 है इसकी भी, अहिचत्रा, अहिचत्रा और काम्पिल्या, अहिचत्रा और काम्पिल्या, नॉर्थ की अहिचत्रा और साउदर्न रीजन की काम्पिल्या। सूरसेन रीजन क्या है? मथुरा, और कैपिटल भी क्या है इसकी? मथुरा। छेड़ी रीजन क्या है? बुंदेलखंड, और कैपिटल क्या है इसकी? शक्तिमती, शक्तिमती। आप इनको मैप में देख लीजिए एक बार, आपको ये 16 महाजनपद दिख जाएंगे। ये देखिए, ये आपका वज्जी, ये आपका मगध, ठीक है, ये आपका अंगा, ठीक है, यहाँ पे आपको वत्सा दिख रहा है, कौशल दिख रहा है, काशी दिख रहा है, मल्ला दिख रहा है, पंचाला दिख रहा है, कुरु दिख रहा है, मत्स्य दिख रहा है, सूरसेन दिख रहा है, ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एकमात्र साउथ में, गोदावरी के साउथ में अस्मक, अस्मक नाम का यहाँ पे, ये आपको अवंती दिख रहा है, इसकी 2 राजधानी उज्जैनी और महिष्मती ये आपको दिख रही है। ये आपको सेड़ी दिख रही है, सेड़ी कह दो, छेड़ी कह दो, शक्तिमती इसकी राजधानी आपको दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में अब ये महाजनपद फैल रहे हैं। ठीक है, एकमात्र अकेला साउथ में था अस्मक। ठीक है, समझ गए बात को? ये वही आपका पूरा आर्यव्रत चल रहा है अभी। तो ये हमने बात की महाजनपदों की। ठीक है, अब याद रखेंगे कि बुद्ध के समय में, जब बुद्ध भगवान थे, बुद्ध के समय में, यानी बुद्ध धर्म के ग्रंथ में छोटे छोटे 10 गणराज्यों की बात की हुई है। 16 महाजनपदों की तो बात है ही, लेकिन 10 छोटे छोटे गणराज्यों की बातें भी थी। ठीक है, रिपब्लिक, उनमें से कुछ ही प्रमुख थे। ये 5 प्रमुख है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सबसे पहला था कुशीनगर और दूसरा है पावा। यहाँ पे मल्ल लोगों का शासन था। किनका? मल्ल लोगों का शासन था। कुशीनगर और पावा ये गणराज्य है। ठीक है, रिपब्लिक है। कपिलवस्तु, शाक्य मुनि कहते हैं ना कपिलवस्तु, तो शाक्य लोग यहाँ पे शासन करते थे। वैशाली, लिच्छवी लोग यहाँ पे शासन करते थे। और जो लिच्छवी है वो ओल्डेस्ट रिपब्लिक सिस्टम माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे पुराना गणराज्य प्रथा, सबसे पुरानी रिपब्लिक सिस्टम, तो आप बताएंगे लिच्छवी। फिर मिथिला,
मिथिला, विदेह लोग यहाँ पे शासन कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये 5 ऐसे गणराज्य हैं जो बुद्ध के समय में फेमस थी। 10 फेमस थी, उनमें से कुछ 5 ही हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने बात की। अब ये मगध क्यों उभर के आ रहा है, क्या रीजन थे कि मगध ही इन सब में इंपॉर्टेंट था? क्या रीजन था कि मगध इतना ज्यादा फैल गया कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के ऊपर मगध राज्य ने जो है वो कब्जा कर लिया था? इसके रीजन क्या है ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि मगध के इतने ज्यादा उत्पत्ति होने के, इतने ज्यादा बढ़ने के, इतने ज्यादा उत्कर्ष के क्या रीजन है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।